अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया मंशियात का, जहां पर जो एफआईआर के अंदर मंशियात की रिकवरी थी वो 10 किलो से जायद की थी। तो आमतौर पर जहां पर 10 किलो से जायद की रिकवरी हो वहां पर तो अगर चर्च है या कोई भी, क्योंकि अब मंशियात के जो लॉज है वो भी चेंज हो चुके हैं। चर्च के ऊपर सेक्शन 9(1) सब क्लास 3 सब क्लास ई जो है वो अट्रैक्ट होता है। ई एक हीनियस डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, जहां पर मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 25 साल है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की है। अगर बाद में कल को अमेंडमेंट होती है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ये डेथ पेनल्टी के अंदर भी कास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि एफआईआर 1 साल पहले की थी और किसी वजह से जो मुल्जमान है जिनके ऊपर इल्जाम था उन्होंने अभी तक बेल ही इसकी फाइल नहीं की थी। उनको ये कहा गया कि जी आप इसकी देर से बेल फाइल करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अक्सर लॉर्डशिप्स ने इस चीज का जिक्र किया है कि बेल पहले या बाद में फाइल करने में मुल्जम को कोई नुकसान या फायदा नहीं होता। जितनी जल्दी आप अदालत से रुजू करते हैं, आप अपने मौकफ को, अपनी चीजों को अदालत के सामने रखते हैं, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ जाता है अपनी सफाई, अपनी वजाहत देने का। यूजली ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि जी अगर 1000, 1500 या 2000 ग्राम मंशियात डाली गई हैं, किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, तो मुमकिन है पुलिस ने झूठा मुकदमा दिया हो। और अगर 5 किलो या 10 किलो या 20-30 किलो या 50 किलो मंशियात डाली गई हैं तो पुलिस झूठा मुकदमा नहीं दे सकती, ये सच्चा मुकदमा है। तो जब लोगों की ये राय बन जाती है, मोस्टली वुकला साहिबान की भी ये राय बन जाती है, तो इस राय में फिर जो अपनी एनालिसिस है या जो अपनी रिपोर्ट वो देते हैं वो ये कहते हैं कि जी आप 2-4 साल बाद अदालत से रुजू कीजिएगा, भी आपकी बेल नहीं होगी। अगर आपकी बेल नहीं होगी तो 2-4 साल बाद भी नहीं होगी, क्योंकि आपने जो बेल या जो अपना ट्रायल कंटेस्ट करना है वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं करना, आपने फैक्ट्स के ऊपर करना है कि केस मेरे ऊपर झूठा बनाया गया। मैंने मोस्टली ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे कि ये केस भी मैंने देखा जब मुल्जमान के लीगल हेल्थ मेरे पास आया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो हमारी जब डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, उन्होंने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है या जिसका वो भाई था उसने कहा कि मेरा भाई है, इसने तो कभी सिगरेट भी नहीं पी नशे की, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में मंशियात लेकर जाना और सेल करना और जो है ना एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसफर करना पॉसिबल ही नहीं है। जब हमारी लंबी डिबेट चली तो वहां से मैंने ये चीज एनालिसिस की कि ये जो मुल्जम है इसके ऊपर ये पर्चा झूठ पर मबनी हो सकता है। मंशियात मुमकिनात में से है ठीक निकली हूं। अब यहां पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, ये जो डाउट है वो क्या राइज होता है, वो ये कि उन्होंने कहा कि हमारा भाई या हमारा शौहर, उन्होंने कहा जी मेरा शौहर या किसने कहा मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहा था और रास्ते के अंदर उसने बताया कि मुझे नहीं पता था मंशियात इस गाड़ी में है, पुलिस ने रोका, मंशियात रिकवर की और जो बाकी 2 लोग थे उनको पुलिस ने जाने दिया। कैसे जाने दिया ये एक अलग बहस है, अलग डिबेट है, वो अब मुझसे बेहतर नतीजा निकाल लेंगे कि पुलिस ने कैसे उन 2 लोगों को जाने दिया और बाकी तमाम जो मंशियात थी वो इस अकेले के ऊपर एफआईआर के अंदर इसको नॉमिनेट कर दिया। तो अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि हर वो चीज जो एक मौकफ या एक मुंह से आप तक पहुंचे वो मुकम्मल सच नहीं होता। सच का दूसरा पहलू भी है जिसको हम अक्सर या तो सुन नहीं पाते या फिर उसको देख नहीं पाते या फिर हम उसको सुनना या देखना नहीं चाहते। दरअसल जो सच का पहलू है ये वो वाला है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता या जिसको हम नजर या जिस पर हम नजर रखना नहीं चाह रहे होते, जिसको देखना नहीं चाह रहे होते। खैर हमने इस केस को लिया, अपना पावर अटर्नी तैयार किया और हमने इसकी बेल फाइल कर दी। एज यूजुअल बेल इसकी खारिज होगी। अब इसका जो लूप होल है, बिजाहर ये केस बहुत तगड़ा है, बट जो एफआईआर के अंदर चीजें हैं उनसे यह साबित होता है कि जेन्युइनली इस एफआईआर में जिस तरीके से तहरीर बनाई गई है वो तहरीर इस मुकदमे को मशकूक बनाती है। जैसे कि जो रिकवरी करने वाला ऑफिसर है उसने अपना नाम ही नहीं लिखा, बस इंस्पेक्टर लिख दिया कि जी मैं इंस्पेक्टर हूं और फलां इंस्पेक्टर ने ये किया, फलां ने किया। एफआईआर देने वाला मुहर्रर है, जबकि होना यह चाहिए कि जो रिकवरी कर रहा है वो आके अपनी एफआईआर लिखवाए, तो वो अपनी एफआईआर किसी और के थ्रू से लिखवा रहा है। तो यहां से चीजें डाउट पैदा करती हैं कि मुकदमे के अंदर कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जो नजर नहीं आ रहा है, ये जो पर्दे के पीछे है, बिहाइंड द स्क्रीन है। तो हमने इस मुकदमे का ट्रायल स्टार्ट किया इनिशियल एज सुन एज, और अब ये जो केस है ये चीफ के ऊपर चल रहा है, चीफ एविडेंस के ऊपर, जहां पर गवाहान की जो गवाही है वो तलब की जाएगी कोर्ट के अंदर और रिकॉर्ड की जाएगी। तो आपको ये वीडियो में बताने का मकसद ये था कि अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाए, चाहे वो किसी भी तर्ज की एफआईआर है, वो फाइनेंस से रिलेटेड है तो बहुत बड़ी अमाउंट है। ये चीजें मैंने आमतौर पर 2 जगह के ऊपर अक्सर सुनी है लोगों से कि जी चेक की एफआईआर होगी या अमाउंट बहुत बड़ी है, 8-10 करोड़, 5 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो बेल ना लो 2-4 माह, उसके बाद बेल हो जाएगी। मंशियात है बहुत ज्यादा डाल दिया तो बेल ना लो 2-3 साल, 4 साल, उसके बाद बेल हो जाएगी। तो अगर बेल नहीं होनी तो आपकी 2-3 साल बाद भी बेल नहीं होगी।
और अगर बेल होनी है तो आप कोर्ट से रजू करके जो आपका मौकफ है वो एटलीस्ट आप कोर्ट के सामने तो रखें कि जनाब ये जो एफआईआर है ये तो एक सिंगल वर्जन है जो पुलिस की तरफ से या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से आया, जो मेरा वर्जन है या जो मेरा मौकफ है या जो मेरा स्टांस है उसको तो सुना ही नहीं किया, उसको तो लिखा ही नहीं किया। तो अब उसको कौन सुनेगा? उसको ऑनरेबल कोर्ट सुनेगी, उसको लॉर्डशिप सुनेंगे अदालत में बैठकर, और वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि वाकई वजन आपके मौकफ में ज्यादा है या एफआईआर करवाने वाले के मौकफ में वजन ज्यादा है। सो जब भी आप पर एफआईआर हो तो एज सुन एज कोर्ट से जरूर रजू करें, अपना मौकफ, अपना स्टांस, अपना जो वर्जन है वो कोर्ट में रिकॉर्ड करवाएं, ताकि दोनों तरफ से एक बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो, दोनों तरफ से एक बैलेंस स्टांस कोर्ट के अंदर आए और कोर्ट के लिए आसानी हो कि मैंने किस तरफ फैसला करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो इज कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।